गुड इवनिंग टू ऑल। सभी का स्वागत है। मैं मिर्ज़ापुर की टीम की तरफ से अखिल श्रीवास्तव केमिस्ट्री की फैकल्टी आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी जल्दी जल्दी अपनी ऑनलाइन क्लास में आ जाएं तो फिर मैं आपको आज के लेक्चर को स्टार्ट कराता हूं। आज का लेक्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस लेक्चर को भी ध्यान से अच्छे से सुनते रहिए और रिस्पॉन्ड करिए सो दैट हम चीज़ों को अच्छे से आगे ले जा सकें। तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लें। मैं 2 मिनट में क्लास से स्टार्ट करता हूँ। शुभी, वैष्णवी, सौम्या, रिया, शुभांगी, शिवांगी एंड गुड़िया, सभी लोग आ जाएं क्लास में। प्रखर, निखिल, निकिता, जो लोग क्लास लेते हैं जल्दी जल्दी क्लास में आ जाएं। सुहासिनी के कुछ डाउट थे वो नहीं करा पाया मैं। सुहासिनी आपके डाउट जल्दी बताता हूँ आपको। जितना मुझे डाउट ध्यान आता रहता है कि मुझे ये बताना है वो मैं आपको करा देता हूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी क्लास में आ जाएं। आदित्य, शिव पूजन, सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें। मैं 1 मिनट में क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसा कि हमारा टैगलाइन है, पढ़ेगा उत्तर प्रदेश तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, हर संभव प्रयास सफलता की ओर। तो जी हाँ, आप सफल होइए। आपके नीट के एग्जाम की जो डेट आने वाली है, जो प्रपोज डेट है, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक इट हैपन इन मंथ ऑफ अगस्त के महीने में ये होने के चांस है। तो आपके पास 2 महीने के समय बच रहे हैं। तो कल बच्चों को कुछ मैसेज भी आए थे कि सर आप जीओसी स्टार्ट कीजिएगा इसके बाद। तो इसके बाद मैं आपको जीओसी ही स्टार्ट करूंगा और जीओसी के में कई चीज़ें हैं, उसको ख़त्म करने के बाद हम हाइड्रोकार्बन और उस वाले पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे। फिर इसके बाद एक चैप्टर उठा देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। उन्हीं चैप्टर को पहले कराएंगे जिसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लें। तो आज की क्लास को मैं आपको रन कराऊं और जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है वो बताने की कोशिश करूंगा आपकी आज की क्लासेस में, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, स्टार्ट करें। कल देखिए मैंने आपको डाइपोल मूवमेंट बता दिया था। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग का 8th पार्ट है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये और इसलिए आपको थोड़ा टाइम भी लगा, लेकिन हर एक पार्ट इसके इम्पोर्टेंट है। तो केमिकल बॉन्डिंग के 8th वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं और इसमें मैं आपको अखिल श्रीवास्तव मिर्ज़ापुर की टीम की तरफ से केमिस्ट्री के इस चैप्टर को बताने की कोशिश करूंगा। और दूसरी चीज़ आपको मैंने लगभग बता ही चुका हूँ। मेरा एक्सपीरियंस और मेरे जो स्टूडेंट हैं जो सेलेक्टेड हैं वो सब कुछ आपको बता रखा है। तो चलिए हम लोग नए टॉपिक या सेम टॉपिक यानी डाइपोल मूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। कल मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि डाइपोल मूवमेंट जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है उसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, जो कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है। तो देखिए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं PCl5 का एग्जांपल ले लूँ, PCl5 का एग्जांपल ले लूँ, तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता है कि इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सुहासिनी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है बेटा। सौम्या, अच्छा अब जरा इसका स्ट्रक्चर देखो, ये प्लेन में है और ये ट्रायंगल है। तो इसका जो मोमेंटम होगा, जैसे इधर डाइपोल मोमेंट होगा, इसको मैं दूसरे से दिखाऊं, इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, और इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड होती है, ये पता है आपको। तो क्या नीचे वाले जो डाइपोल मोमेंट है जो 120 डिग्री पे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नीचे वाले जो स्ट्रक्चर है यानी इस Cl और इस Cl का डाइपोल मोमेंट 0 और इन Cl का भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्योंकि वो इक्वलेंट अपोजिट है। तो इस केस में आपका जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 0। तो PCl5 का भी डाइपोल मोमेंट आपका क्या होगा
0 होता है। NH3 और NF3 मैंने आपको बता दिया था। थोड़ा सा एक दूसरा स्ट्रक्चर लेता हूँ, CH2Cl2। इसमें डायपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ डायपोल मोमेंट होगा, इसमें कुछ डायपोल मोमेंट होगा। जैसे स्ट्रक्चर मैं बना लूँ तो यहाँ देखिए एक H लगा लीजिए। देखिए टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है ना वो आपको ऐसे बनाना चाहिए, मतलब एंगल के साथ, जस्ट ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि आपने इसको ऐसे ऐसे बना दिया। आपको कोशिश करनी चाहिए थोड़ा सा एंगल को भी रखते हुए बनाए आप इस चीज़ को, ठीक है। तो अब जरा यहाँ बात बताता हूँ मैं आपको। अब मुझे बताइए ये क्या यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 हो सकता है? क्योंकि क्लोरीन इधर खींच रहा है, ये वाला क्लोरीन इधर खींच रहा है, तो डायपोल मोमेंट आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसी सीरीज में एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप उसको देखने की कोशिश करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि डायपोल मोमेंट ऑफ CCl4, डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl, CH2Cl2 और CH3Cl को कंपेयर करें, CH3Cl, CH2Cl2, CH3Cl, सॉरी CH2Cl, CHCl3, ये इसको कंपेयर अगर आपको करना है तो एक बार एग्जांपल लिख लीजिएगा आप लोग। ये काफ़ी बार आया हुआ है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। अगर इनको कंपेयर करना हो तो सबसे पहले मैं CCl4 के डायपोल मोमेंट की बात करता हूँ। मैं आपके CCl4 के डायपोल मोमेंट की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, CCl4 का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका ऐसा होगा। CCl4 का जो डायपोल मोमेंट होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी प्रखर, वो किधर होगी? इधर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। इधर कहाँ होगी? इधर होगी। इधर किधर होगी? इधर होगी। इधर किधर होगी? इधर। तो इस देखो इन सभी डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, इसका जो नेट आएगा वो क्या आएगा? नेट जो होगा एक दूसरे को क्या करेंगे? सभी 109 डिग्री पे हैं। अगर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर तो सभी एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो उस केस में जो आपका डायपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, क्वेश्चन आएगा इससे कंपेयर करना। इसके जो पहले वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल से कोई मतलब नहीं है, इससे क्वेश्चन कम आते हैं आपके, ठीक है। आपके आते हैं इससे कि आपको कंपेयर करना है CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, इसमें डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा ये बताना आपको। तो चलिए मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। CHCl3, तो पहले तो आप एक चीज ध्यान रखिए, इसमें जो डायपोल मोमेंट होता है वो CH3Cl का सबसे ज्यादा होता है, CH3Cl का सबसे ज्यादा होता है। ये ग्रेटर होता है CH2Cl2 से, और ये ग्रेटर होता है CHCl3 से। ये पहले तो एक बार डेटा याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको डेटा से ही काम चलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डेटा से ही काम चलेगा। एक मिनट बेटा आप लोग लिख लीजिए, तो इसे लिखिए। चलिए तो अब यहाँ पे इस डायपोल मोमेंट को जरा स्ट्रक्चर से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ जरा देखो स्ट्रक्चर बनाओ जरा CHCl3 का। देखो यहाँ पे एक Cl ले लो। यहाँ पे आपको अगर ऑर्गेनिक का थोड़ा अगर आपने पढ़ा है तो अगर मैं इसे 3D में रिप्रेजेंट करूँ तो ये हो गया आपका, इसको मैं 3D में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक H हो गया, दूसरा H ऐसा हो गया, और तीसरा H ऐसा हो गया। ये हो गया आपका पहला स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, इसमें जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, निखिल बताना, इसमें डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, क्या इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, इसके भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, और इसके भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। तो क्या सभी डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सुहासिनी? सुहासिनी, क्या सभी डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं? और अगर सारे डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या इसका जो डायपोल मोमेंट है, म्यू की जो वैल्यू है, क्या वो मैक्सिमम हो जाएगी? क्या म्यू की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी क्या? अब जरा दूसरे वाले को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे जो CH2 Cl2 है, एक H को हटा के Cl डाल दो, एक H को हटा के क्या करो, Cl डाल दो। एक H को हटा के अगर हम Cl डाल रहे हैं, एक H को हटा के Cl अगर कर रहे हैं, तो बाकी स्ट्रक्चर आप सेम ही रखो। यहाँ पे आप H लिख दो और ये आप यहाँ पे Cl कर लो, ठीक। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन तो तुम्हें दिख रही इधर है, इसकी डायरेक्शन दिख रही इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और इसकी डायरेक्शन इधर है। दोनों Cl की डायरेक्शन कार्बन से Cl की तरफ जाएगी। तो क्या कुछ डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देगा? क्या आपके कुछ डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या? इसलिए इसका डायपोल मोमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं, थर्ड वाले को कंपेयर करूं, तो देखो थर्ड वाले को लिख रहा हूं मैं, एक Cl यहाँ, 3 Cl यहाँ, सॉरी यहाँ पे 3 Cl है ना, ये तुम्हारे ऊपर है कि इसे कैसे रखना चाह रहे हो। और एक H यहाँ, इसकी डायरेक्शन इधर देखो, जरा ध्यान से देखो, ये कुछ क्वेश्चन थे जिससे आपको समझाना था। इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, और इसकी डायरेक्शन इधर। क्या अभी भी कुछ डायपोल मोमेंट और भी कैंसिल आउट हो जाएंगे? जैसे जैसे आपने Cl को बढ़ाया, डायपोल मोमेंट और भी कैंसिल हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? CH3Cl, फिर CH2 Cl2 और CH Cl3। तो पहले तो मैंने कहा कि याद कर लीजिए, फिर मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह से आप इसे रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, इस तरह से आप मूव करेंगे। तो ये आपका मेथड है कि आपको इसको कैसे कंपेयर करना है, ठीक। कुछ एग्जांपल और ले लेता हूं, कुछ एग्जांपल ये आप लोग लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। सुहासिनी डन हो गए बच्चे? शिवांगी, सॉरी शुभांगी, सुबी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ये सब मिलेगा नहीं फिर। अगर मैं यहाँ पे OH ले लूं, OH दोनों साइड में OH ले लूं, ठीक है, तो इसमें डायपोल मोमेंट की इसमें डायपोल मोमेंट 0 होगा या कुछ वैल्यू होगी? इसमें डायपोल मोमेंट 0 होगा या कुछ वैल्यू होगी? जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। देखने में ये सिमेट्रिकल लग रहा है, देखने में ये सिमेट्रिकल लग रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तुम लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पे इसमें जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो ऑक्सीजन है। देखो इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इधर ऐसे, और इधर से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। तो दोनों चूंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों अगर इक्वल एंड अपोजिट होता तब तो वो क्या होता? इक्वल एंड अपोजिट होता तो कैंसिल हो जाता। लेकिन देखो एक इधर जा रहा है, दूसरा उसी को सपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है। एक ये एग्जांपल, और इसी में अगर मैं ऑक्सीजन को हटा के सल्फर डाल दूं, ऑक्सीजन को हटा के सल्फर डाल दूं, तो वहां पे भी डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस सल्फर की वजह से सल्फर की साइज बढ़ जाएगी, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, अगर मैं यहाँ Cn ले लूं, अगर मैं यहाँ Cn ले लूं, दूसरी चीज देख लीजिए यहाँ पे, इस वाले ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जरा बताइए तो। इस वाले ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या इसका हाइब्रिडेशन sp2 sp3 होगा? क्या इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा? sp3 हुआ तो क्या आपका ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हुआ? टेट्राहाइड्रल हुआ तो वो प्लेन पे नहीं आ रहा है, वो क्या हो रहा है? प्लेन पे नहीं आ रहा है, तो ये आउट ऑफ प्लेन गया। उसकी वजह से भी आप देख सकते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट 0 हो सकता है। इसमें बताइए डायपोल मोमेंट 0 होगा या नॉन 0 होगा? इसमें डायपोल मोमेंट 0 होगा या नॉन 0 होगा? जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए, इसमें डायपोल मोमेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? जल्दी से बताइए। इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ हाइब्रिडेशन देख लीजिए, यहाँ हाइब्रिडेशन देख लीजिए, sp हाइब्रिडेशन। यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है? sp हाइब्रिडेशन है। sp है तो मतलब क्या, वो लीनियर होगा। और अगर वो लीनियर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ही Cl लगा दूं और इसके नीचे यहाँ Cl लगा दूं और ये लीनियर हो, तो क्या ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल बन गया क्या? और अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल बन गया तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो होगी। तो जितने एग्जाम्पल करा रहा हूँ उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं एक और डायपोल मोमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं और यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, तब डायपोल मोमेंट क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्लोरीन लगाने पे क्या होगा, इस इधर वाले पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू, इधर वाले पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू इधर यहाँ आएगी और इस पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ आएगी। और वेक्टर क्वांटिटी से आप ऐड अप करेंगे तो इसके बीच का जो एंगल है वो ये थीटा, ये वाला वैल्यू लगा दीजिएगा, आपके डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए आपने के Cl एक यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे, तो इस वाले में डायरेक्शन किधर होगी? दूसरे एग्जांपल में देखिए, सॉरी, इसमें डायरेक्शन किधर होगी? इधर। और इसमें डायरेक्शन किधर होगी? इधर। तो एक ये और दूसरा इधर, ठीक। तो अब ये थीटा की वैल्यू होगी। अब आपको ये पता है, कल मैंने रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था और रिजल्टेंट वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होती है, प्रखर बताओगे फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? अंडर रूट में μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, 2 μ1 μ2 cos थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? थीटा पे डिपेंड करेगी। थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो cos थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो cos थीटा की वैल्यू कम हो गई होगी। यहाँ थीटा की वैल्यू कम थी तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ गई थी। तो यहाँ चूंकि वो प्लस में है तो वैल्यू ओवरऑल बढ़ जाएगी। तो ये आप cos थीटा से देख लीजिएगा, cos थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू बढ़ी तो cos थीटा की वैल्यू कम हो गई। यहाँ कम हो गई तो डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा और यहाँ पे डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू कम है तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ गई। और आप प्लस वाली वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये वैल्यू ये ऐसे आएगी। तो ऐसे एग्जाम्पल में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको देख लीजिए, इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट था। एक और लास्ट बता देता हूँ, फिर मैं अगला चीज स्टार्ट करता हूँ इसमें। और फिर नेक्स्ट इसके बाद आप लिख लीजिएगा इन सारी चीजों को। जैसे मान लो आपको डायपोल मोमेंट कंपेयर करना हो, ऐसे में आपको डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है Cl में और इधर CH3 है, ठीक है, इधर CH3 है। तो अब क्या होगा यहाँ पे? पहले डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देख लो। कल मैंने सब कुछ सिखा दिया था, आज मैं उस पर क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा? इस साइड में जाएगा, इसमें क्या होगा? इधर। और इसमें क्या होगा? इधर। वेक्टर क्वांटिटी देखो, यहाँ Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उधर चला जाएगा और इधर बेंजीन मोर इलेक्ट्रॉन पुलिंग होगा इन कंपैरिजन टू CH3, तो इधर इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। अब जरा मैं देखता हूँ इसको इधर लगाओ और इसको ले लो ऐसे, इसको ले लो ऐसे। तो अब एंगल ये लोगे कि कुछ और होगा? एंगल ये लोगे कि कुछ और होगा? बताओ जल्दी से। एंगल क्या होगा इसमें? एंगल होगा, देखो यहाँ एंगल कैसे निकालेंगे? वेक्टर आपने पढ़ा होगा, वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से इसे ऐड अप करिए। ये एंगल नहीं होगा बल्कि इसको और आगे बढ़ा दीजिए, ये वाला एंगल होगा जी, ठीक है। तो इस वाले केस में ये एंगल होगा। अगर मैं यहाँ पे डालूं तो यहाँ, अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, इसमें है तो एंगल का ही काम, इसके बीच कितना एंगल आएगा उसको ही देखना है। यहाँ देखो सुहासिनी, यहाँ देख बेटा, यहाँ पे कहाँ है? इधर। इधर किधर है? इधर। तो एक वेक्टर गया इधर और दूसरा गया इधर, ठीक। अब इसको तुम पीछे ले जाओ, क्योंकि आपको पता है वेक्टर एडिशन करते हैं, ये वेक्टर में सर ने पढ़ाया होगा आपको, अभी आपका साथ वेक्टर ही चल रहा है। तो एक मतलब एक कॉमन पॉइंट से दोनों ही वेक्टर आने चाहिए। तो इस वाले को क्या करो, इसको आगे बढ़ा दो इधर। अब एंगल क्या होगा? ये देखो, अब एंगल ये जो छोटा दिख रहा है बच्चे उसमें बड़ा एंगल आ रहा है, और जो बड़ा दिख रहा है उसमें छोटा एंगल आ रहा है। जो छोटा दिख रहा है उसमें, जो स्मॉल दिख रहा है, स्मॉल दिख रहा है उसमें एंगल क्या हो रहा है?
एंगल बड़ा हो रहा है, एंगल बड़ा हो रहा है यानी कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी हो रही है, तो कॉस एंगल बड़ा हो रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। अगर कॉस थीटा की वैल्यू छोटी होगी तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी। एंगल आपका बड़ा होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू छोटी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू छोटी होगी तो आपका डायपोल मोमेंट कम होगा। ये आपका मैंने फंडा अभी सिखाया है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको यहाँ यहाँ ये ऐसे करके देखना है। बिना ऐसे करे अगर आप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे आप एक बार लिख लीजिए कि कैसे आप बताते हैं इसको। आप चाहें तो मैं एक बार फिर से बता दूं, देखिए बेंजीन से क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, CH3 से क्लोरीन की डायरेक्शन इधर होगी। आपने यहाँ पे अलग से वेक्टर खींचा, एक क्लोरीन वाला दूसरा CH3 वाला, देखने में आपको लग रहा है ये वाला एंगल है, बट ये नहीं, बल्कि इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे आगे, ठीक, तो ये वाला एंगल आएगा। जो बड़ा है बेसिकली वो छोटा एंगल है, ठीक। इस वाले में देखो CH3 नीचे आ रहा है और Cl ऊपर जा रहा है, तो अब CH3 नीचे, ये Cl ऊपर, अब इसी को आगे बढ़ा दो तो ये एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जो छोटा दिख रहा है बच्चे वो बड़ा एंगल हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये आपके कुछ टफ क्वेश्चन थे जिसमें आप लोग जनरली स्टक करते, प्रॉब्लम फेस करते, तो वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, वो बता दिया है। अब मैं आपको दूसरे टॉपिक की बात करता हूँ। जल्दी जल्दी आप इसे लिख लीजिए, जल्दी जल्दी आप इसे कर लीजिए। चलिए तो नए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए। बताइए, लिख लिया होगा आपने इसके पहले सारी चीज़ें। देखिए दो चीज़ें हैं, एक आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट बच रहा है और एक कॉन्सेप्ट बच रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं कोशिश करता हूँ सुबह सौम्या कि मैं सबसे पहले आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में एमओटी वाला सिखाता हूँ, क्योंकि एमओटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा और एमओटी इम्पॉर्टेंट भी है। तो कोशिश करते हैं एमओटी हम लास्ट में पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड तो कल तक तो एक चैप्टर बाइंड अप हो ही जाएगा, और हो सकता है कल आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट भी हो जाए, जैसे जीओसी बच्चों ने बोला है, तो जीओसी मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा। तो अब देखिए आपका जो है नेक्स्ट मैं पढ़ा रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शायद सुहासिनी ने एक क्वेश्चन पूछा था, अब वो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। सुहासिनी ने पूछा था और आपसे भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके पास मैं दो चीज़ दे दूँ, H2O दे दूँ और H2S दे दूँ। H2S ये दोनों ही 16th ग्रुप के एलिमेंट हैं और दोनों ही जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन के इसका हाइड्राइड बनेगा, तो H2 और H2S बन जाएगा। तो सुहासिनी का ये क्वेश्चन था कि सर जब दोनों ही 16th ग्रुप में है, दोनों ही HS से बॉन्ड बना रहे हैं, तो वाई इट बिहेव एट वाटर, ये वाटर होता है और ये गैस होता है, ऐसा क्यों होता है? ये सुहासिनी का ही क्वेश्चन था कि ये वाटर होता है और ये गैस होता है, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चे इसके पीछे सुहासिनी एक ही रीजन है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर कहीं पे बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल पास पास आता है। और आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूल पास में आएगा तो वो क्या करेगा, गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा, लिक्विड के कंपैरिजन में सॉलिड में रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो सुहासिनी इसमें बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इसलिए आपका जो अ, जो वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, बट H2S जो होता है आपका गैस का फॉर्म होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नीट में अगर आ जाए जहां आपको ये लगता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो उसका आंसर कुछ मत कीजिएगा। अगर आपके ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वही आंसर लगा दीजिएगा, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ही ऑप्शन सही होगा और कुछ ऑप्शन नहीं होगा। आपको कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, तो इस चीज़ों को जरा ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आप में इस तरह से आएगा। तो अब आपको मैं क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कर दूं क्या? अब मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कर दूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है जरा सुन लीजिए। देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है कि व्हेनेवर हाइड्रोजन
whenever hydrogen whenever hydrogen bound with fluorine, oxygen एंड नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कभी भी हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड हो जाए, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डेड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इट फॉर्म अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, इट फॉर्म अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कभी भी हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से कंबाइन हो जाए, रिएक्ट हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे ये कि ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। सिर्फ इन्हीं तीन एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, HF में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांस है, मतलब अगर HF दूसरे HF से कंबाइन होगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। ये आपका एक एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। H और F के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन जब वो दूसरा मॉलिक्यूल से कंबाइन हो रहा है तो यहाँ पे बीच में देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरा एक एग्जांपल देख लीजिए, और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपका वाटर होता है, ठीक है, वाटर होता है, तो देखिए वाटर होता है, तो वाटर के साथ अगर ये दूसरे वाटर से कंबाइन हो रहा है, तो दूसरे वाटर से कंबाइन हो रहा है तो वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक। तो इस तरह से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के बीच में भी बन सकता है। और कहाँ बन सकता है, जैसे मान लीजिए आपने अमोनिया ले लिया, अमोनिया में भी आपका देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांस है। इस अमोनिया की वाटर से रिएक्शन करा दें, जैसे मान लीजिए यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन और अमोनिया की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। तो ये कॉमन से एग्जांपल है जिसे आप लिख लीजिए, वाटर में, अमोनिया में, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वाटर है मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो 4 बना सकता है। मैक्सिमम कितने बना सकता है, 4 बना सकता है। देखो, एक ये वाला ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाए, दूसरा ये वाला ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाए, ये ऑक्सीजन एक तरफ से हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाए, और ये वाला ऑक्सीजन दूसरी तरफ से हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाए, तो इस तरह से 4 मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और वो केस होता है आइस का। ये भी क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन है, आइस का केस होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर हो गई। व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म द बॉन्ड विथ फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट फॉर्म अ बॉन्ड दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को आप हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए कुछ और बातें करते हैं। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप क्या होते हैं, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए दो तरह के आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो तरह से आपकी बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप मुझे एक बात बताइए शिवपूजन, प्रखर, क्या आप लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज का नाम सुना है क्या? क्या आप सभी ने इंटरकास्ट मैरिज का नाम सुना है? इंटरकास्ट मैरिज का नाम सुना है, मतलब दो डिफरेंट कास्ट में मैरिज हो जाती है, दैट इज नोन एज इंटरकास्ट मैरिज। इंट्राकास्ट मैरिज आपने, इंट्राकास्ट मैरिज तो मोस्ट कॉमन है इंडिया में, इंटरकास्ट मैरिज कहीं कहीं देखी जाती है। अब थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली ये भी चलन में आ गया है, आप लाइफ में सेट रहिए, IAS बन जाइए, अच्छे डॉक्टर बन जाइए, अच्छे इंजीनियर बन जाए, तो फैमिली भी थोड़ी सी अगर आप अच्छे लेवल पे जाते हैं तो, ऐसा नहीं कि, और उस फैमिली की भी रजामंदी होनी चाहिए वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने देखा है, चूंकि आपका समाज है तो समाज में आप सारी चीज़ें देख ही रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंटर कास्ट मैरिज में क्या होता है, दो डिफरेंट कास्ट में मैरिज होती है। इन द सेम वे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी सेम यही चीज़ होता है कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैं बता दे रहा हूँ कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, तो उससे हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहला आपका क्या है, इंटर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होगा, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, या मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two different molecule, that type of hydrogen bond is known as intermolecular hydrogen bonding. So that bond is known as intermolecular hydrogen bonding. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देखिए HF का मॉलिक्यूल दूसरे HF के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ये इंटरमॉलिक्यूलर, विद इन द मॉलिक्यूल नहीं हो रहा है, वो अलग, एक HF अलग है, दूसरा HF अलग है। अब इसको आप कंबाइन कर रहे हैं। दूसरा चीज आप देखिए, अगर वाटर की रिएक्शन आप करा दीजिए, इसमें HF में, तो भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी वो भी क्या हुआ, डिफरेंट मॉलिक्यूल हुआ, तो उसे हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इसके एग्जांपल है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी बनता है, इसका एक एप्लीकेशन पार्ट पूछा जाता है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नीट जेई, नीट और मेंस के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे बनेगा, वहां मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपकी वो इंक्रीज कर देता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपकी आती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बने सुहासिनी, विद इन द मॉलिक्यूल अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, तो हम उसे बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन द मॉलिक्यूल, bond form is known as intramolecular hydrogen bonding। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए मैंने एग्जांपल बता दूं आपको, मोस्ट कॉमन एग्जांपल यही पूछा भी जाता है आपसे। मान लीजिए आपने NO2 लिया और OH ले लिया, तो NO2 और OH में क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो जो H और O है ना यहाँ पे पास, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो पास है, वो क्या करेंगे, विद इन द मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर लेंगे, अब मेरा एक क्वेश्चन है प्रखर आपसे और निखिल आपसे क्वेश्चन है कि अगर मैं इस OH को उठा के यहाँ पे डाल दूं, मतलब नीचे, इस OH को उठा के कहाँ डाल दिया, नहीं नीचे, देखो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कहीं से भी आप बना सकते हैं, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, विद इन द मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर तो बन जाएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है नहीं, बताइए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है कि नहीं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती, इस केस में नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आपका ज्यादा हो गया, जब वो हाईली डिस्टेंस पे होंगे तब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए क्या होगा, कम से कम डिस्टेंस उनके आसपास होना चाहिए, तभी वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं,
ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गया, कब बनेगा, विद इन द मॉलिक्यूल बनेगा, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो यह बॉन्ड नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को ये क्या करेगा, ये डिक्रीज करता है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो इसको इंक्रीज करता है। तो ये आप चाहें तो लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो हम लोग आगे चलते हैं, ये हम लोग आगे चलते हैं। कभी कभी आपका एसिडिक नेचर के बारे में भी पूछा जाता है इसमें, तो चूंकि यहाँ हाइड्रोजन बहुत ही क्लोज है उसके, तो वो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे देर में निकलेगा, उससे देर में निकलेगा, इसलिए यहाँ पे उस तरह की एसिडिटी नहीं होती है जैसा कि हम देखना चाहते हैं। तो इसको लिख लीजिए, एक बार आप लिख लीजिए। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कंप्लीट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं पे भी देखिएगा, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अगर आपका हाइड्रोजन दिख गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का 100% चांस है। और कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, सीधा सीधा ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाइए। और नीट में एक क्वेश्चन पेट है कि आएगा ही आएगा, और हमेशा वो अननोन ही होगा, वो ऐसा क्वेश्चन होगा जो कभी नहीं आया होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नीट के बेसिस पे। चलें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलें। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है आज पूरा ना हो पाए क्योंकि उसका बेसिक समझाना होगा मुझे, तो इसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कल कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मेजर पोर्शन को हम कवर कर लें, सो दैट हम कल के लेक्चर में जीओसी वाला पार्ट भी थोड़ा थोड़ा बता सकें। और अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर जीओसी, पर्सनली मुझे मैसेज भी कर दीजिएगा। अगर आप बोलेंगे नहीं सर जीओसी मत पढ़ाइए, यही वाला चैप्टर पढ़ाइए, तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है। बट जीओसी से आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन जीओसी से आएंगे। मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आएगा, केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आता है, जीओसी से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ये सब पेड क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आएगा, है ना। लिख लिया आपने, सुहासिनी, सुबी, प्रखर, चले आगे, रवि, आलोक। चलो अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, वेस्पर थ्योरी आपने पढ़ा, ईटीवी पढ़ा, वीपीटी पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा, वेस्पर पढ़ा, और ये सारी चीज पढ़ा। तो उसमें क्या था कि एक थ्योरी दूसरी थ्योरी तब आई जब पहली वाली थ्योरी में कुछ न कुछ कमियां थी, तब जाके हमारा ऐसी चीजें आती थी। तो ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन के कुछ नेचर को, जैसे ऑक्सीजन आपका डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ये हम वीपीटी से नहीं एक्सप्लेन कर पाते थे, वेस्पर से नहीं बता पाते थे, वीपीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं बता पाते थे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी एक नई थ्योरी आई जिसे आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सुन लीजिए। एक तो इसमें क्वेश्चन आता है बॉन्ड ऑर्डर पे, बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन आएगा। फिर एक आता है बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे क्वेश्चन आते हैं। और बॉन्ड लेंथ के साथ साथ आप बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। अगर आप बॉन्ड लेंथ बता रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर बता रहे हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आता है, और ये जरूरी है। तो कुछ चीजें मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ। एक बॉन्ड ऑर्डर जो निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड, एक छोटा सा चीज बताता हूँ, मान लीजिए कोई कंपाउंड 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। कोई कंपाउंड 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। कोई कंपाउंड 4 बना रहा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 4
क्या नाम से 4 अगर बॉन्ड बना रहा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 4 होगा, लेकिन आपको पता है कि 4 बॉन्ड नहीं बनता, तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर भी 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के भी कई तरीके हैं, जैसे आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से भी बनाते हैं, जितने आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं उसे डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, कुछ कुछ और भी फॉर्मूले हैं। तो पहले तो मैं आपको ये मार्कर ऑर्बिटल थ्योरी वाला फॉर्मूला बता दूंगा, ये चीज़, फिर उसके बाद जो चीज़ें होंगी उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक, तो चलिए बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला भी यहाँ देख लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना ही है ये बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या होता है, हाफ bonding electron present in the bonding molecular orbital BMO minus ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये फार्मूला होता है, चाहे तो आप लिख लें, भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, लेकिन ये सबसे कॉमन सा क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा बॉन्ड ऑर्डर में। लिख लीजिए इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ठीक है, चलिए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताऊं आपको, स्टार्ट करो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिसे आपको जानना चाहिए और कोशिश कीजिए कि आप इसके पॉइंट्स को बस एक बार पढ़ लीजिए, आपको एटलीस्ट पढ़ना आना चाहिए। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, वो जो थ्योरी है उसका कुछ बेसिक पार्ट बताता हूँ, फिर मैं आपको लिखाता हूँ। अच्छा पहले ये बताइए मॉलिक्यूल किससे बना होगा, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल किससे बना होगा? क्या मॉलिक्यूल आपका एटम से बना होगा? ट्यूबोजन मॉलिक्यूल एटम से बना होगा। तो क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेगा क्या? बताओ जल्दी से सुबह, क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनेगा क्या? क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनेगा क्या? क्या आपने एटॉमिक ऑर्बिटल को साई यानी वेव फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था क्या फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में? क्या आपने इसे वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था क्या? और अगर आपने वेव के फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो वेव आपको पता है कि वेव या तो सेम फेज में चलती है या तो वेव डिफरेंट फेज में भी जा सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा समझिए जैसे आप एक मूवी देखने गए, अब मिर्जापुर में जो मूवी हॉल है द्वारका है, और अब द्वारका है और एक आग शायद अभी बंद हो गई है, ठीक है, एक केबी के पास भी है, या आप जहाँ भदोई में रह रहे हैं वहाँ पे कोई हॉल हो, तो हॉल में जाइए, अगर काफ़ी पुराना टाइप का हॉल है तो उसमें देखेंगे कि किसी किसी प्लेस पे आप बैठ जाइए और मूवी अगर चलने लगे तो आपको बहुत तेज आवाज़ आती है। ऐसा कभी फील किया गया? किसी किसी प्लेस पे बहुत तेज आवाज़ आती है और किसी किसी प्लेस पे आवाज़ ही नहीं आती, ये भी है, किसी प्लेस पे खूब आवाज़ और कहीं पे आवाज़ ही नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वेव्स हैं वो चारों तरफ से टकरा के आपके पास आती है। मान लीजिए वो टकराते हुए जब आपके पास आई, तो सेम फेज में आई, तो मैं आपसे चिल्ला रहा हूँ, इधर से सुबह भी चिल्ला रही है, इधर से सुहासिनी भी चिल्ला रही है, बीच में कौन बैठा है? शिवांगी बैठी है। अब शिवांगी को बहुत तेज आवाज आएगी, ठीक, लेकिन बीच में शिवांगी बैठी है, अब हमने चिल्लाना शुरू किया, एक अब शिवांगी की उस साइड हो गई, एक इधर हो गई, तो हो सकता है कि मेरा जो वेव का फेज है और उसका वेव का जो फेज है वो डिफरेंट मतलब एक दूसरे को कट कर दे और सुहासिनी को कोई शिवांगी को कोई आवाज ही ना सुनाई दे, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ज्यादा आवाज सुनाई दी, इसका मैं बोलूंगा कि सेम फेज में हुआ, और अगर ज्यादा आवाज नहीं सुनाई दे रही तो हमने बोला वो डिफरेंट फेज में गया होगा। इसका मतलब अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल को एज अ वेव जैसा ट्रीट करूंगा, वेव फंक्शन जैसा ट्रीट करूंगा, तो वहां पे मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा कि किस तरह से आपके एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो मेन पॉइंट है, देखिए अब कैसे। अच्छा दूसरी चीज समझिए,
जब आपका एटम होता है यानी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है तो क्या आपका एक ही सेंटर होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब वो मॉलिक्यूल बनाएगा, मान लीजिए आपका दो एटम ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, तो क्या ये पॉलीसेंट्रिक हो जाते हैं, क्या एक से ज्यादा सेंटर हो जाते हैं। मतलब अगर एटम में एक ही न्यूक्लियस है तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा। एग्री करते हैं इस बात से। ये जो चीजें बता रहा हूँ ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में लिखना है आपको, ये सारी चीजें आपको लिखनी है, लेकिन एक बार समझ लीजिए फिर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर मैं एक एटम की बात करूं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा निखिल। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, बताओ जल्दी से निखिल। यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। आदित्य बताओ। अब जब ये मॉलिक्यूल बनाया बच्चे, ये मॉलिक्यूल बनाया तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस दूसरे अपने इलेक्ट्रॉन को एज वेल एज दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर मैं इसका नाम ए दे दूं और इसका नाम बी दे दूं तो ए का जो न्यूक्लियस है, ए का जो न्यूक्लियस है वो बी के और ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इन द सेम वे बी का न्यूक्लियस भी ए के और बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे जो अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है वो डिफरेंट वे से हो रहा है, जबकि एटम में ऐसा नहीं था। तो जब भी आपका मॉलिक्यूल एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा तो इस तरह की रिपल्सन भी होगी कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एज वेल एज अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करे, उसका न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस से रिपेल भी हो और उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन से रिपेल भी हो। इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल में देखने को मिलेंगे, एटम में नहीं मिलेंगे। ठीक। तीसरी चीज ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूं, आप रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद फिर मैं आपको इसमें इसको लिखा दूंगा। जब आप कंबाइन करेंगे, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, कितनी बात समझ में आई। तो जरा समझिए कि जब आप उसे कंबाइन करेंगे, मान लीजिए व्हेन ऑर्बिटल कंबाइन, ठीक है, व्हेन ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, तो उसके कॉम्बिनेशन कैसे होगी, वो दो तरह की होगी। मान लीजिए एक ऑर्बिटल ए है और दूसरा ऑर्बिटल बी है। एक ऑर्बिटल ए है और दूसरा ऑर्बिटल क्या है, बी है। ए जो है, अगर मैं वेव फंक्शन के फॉर्म में लूं तो ए इस तरह से मूव कर रहा है। बी की मैं बात करूं तो बी के साथ पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो इसी के फेज का मतलब होता है, फेज को हिंदी में बोलते हैं शायद कला, कला बोलते हैं शायद, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं ए और बी को ऐड कर दूं, ए और बी को ऐड कर दूं शुभी, तो बता बेटा क्या यहाँ इसका फेज और इसका फेज दोनों ऐड होके बड़ा हो जाएगा क्या, देखो ऐसा बनेगा क्या, बड़ा ऐसा बनेगा। तो इसको मैं बोलता हूं जब हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो सेम फेज में कंबाइन हो तो उस समय वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है। जब वो सेम फेज में आके कंबाइन हो तो उनका वेव फंक्शन क्या होता है, एडअप हो जाता है। तो उस केस में बेटा, उस केस में मैं ये बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनो, कल ये सारी पॉइंट्स दिखा दूंगा मैं आपको। साई जो रिजल्टेंट है, साई रिजल्टेंट है तो वो क्या करेगा, साई ए प्लस साई बी पे से रिलेट करेगा, मतलब साई ए प्लस साई बी बनाएगा। उस केस में अब एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो वेव था वो एटॉमिक वाला था, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बना रहा था प्रखर, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बना रहा था, जल्दी बताओ, मॉलिक्यूल बना रहा था। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बना रहा था, मॉलिक्यूल बना रहा था। तो जो इसने मॉलिक्यूल बनाया
तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। ये मैं कल आपको टू दी पॉइंट सारी चीज दिखा दूंगा, लेकिन आप इसको अभी समझ लीजिए इतनी चीजें। आज जो हमारे पास टाइम बचा है इसीलिए मैं इसको लास्ट में करा रहा था, और इससे जो भी रिलेटेड टॉपिक है वो भी हम कल खत्म कर लेंगे। कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा एकदम। इन द सेम वे अगर आपका ए और बी ये जो दोनों वेव फंक्शन है डिफरेंट फेज में कंबाइन हो, ए और बी क्या हो, डिफरेंट फेज में कंबाइन हो, ए यहाँ हो बी यहाँ हो। डिफरेंट फेज का मतलब क्या हुआ, देखो ये ऐसे जा रहा है, बी क्या हो रहा है, ये देखो नीचे से चला गया, ये डिफरेंट फेज हो। मतलब इसका ओरिजिन से क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये ओरिजिन से क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है सुबी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन जब वो कंबाइन हो जाएंगे तब क्या होगा, इसका इन दोनों का माइनस कर दो तो हो सकता है ये तुम्हें, शायद मुझे ये बड़ा दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है, तो हो सकता है आपका थोड़ा सा ऐसे जाए, मतलब इसको मैं डिफरेंट लाइन से रिप्रेजेंट कर दूं, ऐसे ऐसे जाए। तो इस केस में जो, और ये दोनों क्या थे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। ये क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसको मैं बोलूंगा ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये होता है ऑर्बिटल का, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन। तो फिर से समझ लीजिए, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन दो तरह से होगा। पहले इतने पॉइंट्स को मैं आपको रिकॉल कर फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको क्या 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 क्वेश्चन आएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर का आएगा, बॉन्ड लेंथ का आएगा, बॉन्ड डिस्टेंस का आएगा। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है half bonding molecular electron present in the bonding molecular orbital minus electron present in the anti bonding molecular orbital। अब मैंने बोला कि एटम किससे बना होगा, सॉरी मॉलिक्यूल किससे बना होगा, एटम से बना होगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बना, वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल से। अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल आर दैट प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं साई से रिप्रेजेंट करता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया था। अब ये जब साई कंबाइन करेगा, साई कंबाइन करेगा, कंबाइन करने से पहले एक चीज और है कि जब ये एटम के फॉर्म में था, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, तो उसमें उसी एटम का न्यूक्लियस उसी एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जब वो मॉलिक्यूल बनाया होगा तो उस केस में उस एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस से रिपेल हो रहा होगा। सेम वे उस एटम का न्यूक्लियस अपने एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम उस एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसी कंडीशन वाइस वर्सा साथ हो रही होगी मॉलिक्यूल के केस में। मतलब मॉलिक्यूल के केस में अब मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, पॉलीसेंट्रिक हो गया, पॉलीन्यूक्लिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया उसमें, और एटम में एक ही न्यूक्लियस। क्लियर यहाँ तक बातें। अब मैंने सेकंड बात बताई कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल रिएक्ट किया, ये सब पढ़ लीजिए, ऐसा बहुत ज़्यादा पूछेगा नहीं डेप्थ में, बस आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पता होना चाहिए। जब एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में मिलेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी या उनका जो फेज है वो पहले से बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में जो उन्होंने ऑर्बिटल बनाया होगा उसको मैं बोलूँगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या BMO, जब वो सेम फेज में मिले होंगे। जब वो डिफरेंट फेज में मिले होंगे, ऐसे केस में जो रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट साई की वैल्यू जो हो गई साई A प्लस साई B हुई, और उस केस में उन्होंने जो बनाया उसे क्या बोला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब वो डिफरेंट फेज में मिले, सुहासिनी डिफरेंट फेज में मिले बच्चे, तो क्या हुआ, डिफरेंट फेज का मतलब क्या हुआ, एक अगर ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव में जा रहा है, दूसरा नेगेटिव में जा रहा है, तो ये डिफरेंट
फेज में मिले तो मैं इसे बोलूँगा ये जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, बनाएंगे, उनका नाम होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, लीनियर ये होमोल्यूमो का कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको जेईई में पढ़ाते लोग, बताते हैं लोग। तो ये आपका LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आपको जानना चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये मैं लिख लेता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपका सिलेबस में है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब अब जब ऑर्बिटल कंबाइन होगा तो लीनियर कंबाइन होगा। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिटल इधर जा रहा है तो दूसरा उधर जा रहा है, हमेशा एक ही एक्सिस के डायरेक्शन में आके वो कंबाइन होके ऐसी चीज़ों को करते हैं। तो कुछ ये सब पॉइंट्स है, जो कुछ पॉइंट्स तो आपने लिख ही लिया होगा और कुछ पॉइंट्स मैं आपको टू दी पॉइंट कल लिखा दूंगा और आपको इसका एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम सिखा दूंगा। और ऑर्बिटल डायग्राम सिखाने के बाद ऑर्बिटल डायग्राम की जरूरत आपको सिर्फ बोर्ड में पड़ती है। बोर्ड मतलब जब आप 11th में है तब, 12th में भी ये चैप्टर नहीं है। तो बाकी इसका जो जरूरत पड़ता है उसके लिए मैं आपको छोटे से कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, बॉन्ड लेंथ बताने के लिए 1 से 1.5 मिनट का समय लूंगा। और मैक्सिमम अगर आप एक बार सीख लेंगे 1.5 मिनट में तो एग्जाम में आप यकीन मानिए कि 30 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, विद इन 30 सेकंड। ठीक है, तो मैं कल हो सकता है इसके कुछ क्वेश्चंस भी करा दूं आपको और ये वाला पार्ट खत्म करके चैप्टर को बाइंड अप कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आपको होप कि आपको ये समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। तो हम लोग कल मिलते हैं एक नई क्लास में, आपको एक नए एनर्जी के साथ। और आप कल आज ही मुझे मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली कि जीओसी स्टार्ट करना है या आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो सुहासिनी ने शायद बताया था कि जीओसी सर स्टार्ट कीजिएगा, जीओसी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं, कब मिलेंगे? कल सेम टाइम। तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल।